हाँ जी दोस्तों, तो चलिए इंटरप्रिटेशन के अंदर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि हमने कुछ बेसिक जाना अभी तक इंटरप्रिटेशन के बारे में, थोड़ा सा बेसिक समझने की कोशिश की हमने कंस्ट्रक्शन के बारे में, जो कि हमारा प्रीवियस एक्ट में खत्म हुआ था जनरल क्लॉजेस के अंदर। नाउ इस चैप्टर में हमने इन दोनों के बीच में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस को भी समझ लिया और मोटा मोटा में पता लगा कि कहीं हद तक ही काफी सारी सिमिलैरिटी ही है इन दोनों के अंदर। अब इन दोनों को जोड़ते हुए एक कॉमन सवाल निकल के अब आया यहाँ पे कि क्यों जरूरत पड़ती है हमें क्या जरूरत पड़ती है, क्या नीड है, चाहे इंटरप्रिटेशन की बात करो चाहे कंस्ट्रक्शन की बात करो, दोनों में से जो भी चीज है इसकी जरूरत क्या है, क्यों हमें चाहिए, क्यों हमें इंटरप्रिटेशन के इस चैप्टर की आवश्यकता है, क्यों हमें कंस्ट्रक्शन के जो प्रीवियसली हमने जनरल क्लॉजेस एक्ट को देखा उसकी आवश्यकता है, बेसिक इसकी जरूरत क्या है। ठीक है, अब ये एक सवाल है अपने आप में, आप देखोगे तो ये अपने आप में एक सवाल है और इसी तरीके से सेम टू सेम आपके एग्जाम के अंदर भी ये पूछा जा सकता है दैट व्हाई डू वी नीड इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन। अब इसके ऊपर आपके मॉड्यूल के अंदर अराउंड 3 पेजेस की चर्चा दी गई है। अब आपको क्या करना है, ऑल्दो हम अभी इसको पढ़ के समझ के खत्म करेंगे 3 पेजेस को, लेकिन आपको इसके अंदर से क्या करने हैं, आपको इसके अंदर से 7 से 8 अच्छे अच्छे पॉइंट्स निकाल लेने हैं। मैं कुछ कुछ बता भी दूंगा, लाइक ये आपका पॉइंट एक आंसर का पार्ट बन गया, ये पॉइंट एक आंसर का पार्ट बन गया, इस तरीके से मैं आपको बीच बीच में बता दूंगा, लेकिन आपको अपने कंफर्टेबल के हिसाब से साथ साथ, क्योंकि आप लिखने जाओगे जैसे इन्होंने 3 बनना लिख दिया, आप बना के लिखोगे तो आप भी आराम से अच्छा खासा लिख दोगे, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 4 नंबर की प्रिपरेशन करनी है और उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो आपको यहां से अगर आपने 7-8 पॉइंट निकाल लिए ठीक ठाक से तो उसमें से 4-5 तो आप लिख ही दोगे अपने पेपर के अंदर, बिल्कुल नेचुरल सी बात है। तो इसलिए आपको बहुत सारी बातें हैं और इसके ऊपर हम बहुत कुछ बोल सकते हैं, क्यों चाहिए इंटरप्रिटेशन या क्यों चाहिए कंस्ट्रक्शन, इसके ऊपर हम बहुत कुछ बोल सकते हैं, बट आपको अपने मॉड्यूल के अंदर से 7 से 8 5 6 7 पॉइंट जो भी आपको कंफर्टेबल लगे वो आपको एक अलग से लिख लेना है, ध्यान देना। इससे पढ़ने बैठोगे आप नहीं निकाल पाओगे, ये एक समझने के लिए कि हाँ चलो जी हमने मॉड्यूल खत्म कर लिया, और इसी से छांटते हुए आप चाहे बुक के साइड में लिख लो या यहीं लिख लो, या फिर इसी में आप हाईलाइट कर लो कि हाँ जी एक लाइन यहां से लेके यहां तक हो गया पॉइंट नंबर 1, यहां से यहां तक हो गया पॉइंट नंबर 2, इस तरीके से। बट द थिंग इज कि वो 6 7 8 पॉइंट आपको अलग से रख लेने हैं जिसको कि आपको याद करना है फॉर द पर्पस ऑफ योर एग्जामिनेशन। ठीक है, चलिए जी, तो देखते हैं इस सवाल के आंसर में आपका मॉड्यूल क्या क्या कहता है और उसमें से हमारी काम की चीजें क्या हैं। कई चीजें मैंने हाईलाइट कर दी हैं, जो हाईलाइटेड है वो तो ऑब्वियसली पता है कि आपको वो आपके कीवर्ड्स है या की एरियाज है जिसको आपको यूज करना है और जो आपको याद करने में भी आसानी रखेगा और आपके एग्जाम में भी आप उन वर्ड्स को चुन कर डालोगे तो वो आपकी मदद करेगा आपके मार्क्स गेनिंग में। ठीक है सर, चलिए तो क्या जरूरत है, एक बेसिक ओवरव्यू ले लेते हैं। पहले आपको पता लगा इंटरप्रिटेशन क्या होता है और कंस्ट्रक्शन क्या होता है। हमने देखा मोटा मोटा इसके अंदर 2 चीजें कि भाई साहब, एक तो हम किसी भी एक्ट को, किसी भी लॉ को, किसी भी स्टैट्यूट को फ्रंट के बेसिस पे, मतलब फ्रंट का बेसिस का मतलब कि उसके अंग्रेजी का हिंदी अनुवाद करते हुए समझते हैं, एक इंटरप्रिटेशन ये कहलाता है। और दूसरा कहलाता है क्या कि भाई साहब उसके बैकएंड पे जाके चेक करो कि जिस सिचुएशन में उस एक्ट को लाया गया था उस पीरियड में, उस टाइम पे क्या इंटेंशन रही थी, जो हमारा लॉ मेकर था, जो हमारा जिसने ड्राफ्ट किया, ड्राफ्टिंग पर्सन जो है, अथॉरिटी जो है, उसकी क्या इंटेंशन रही थी, क्या सोच के वो उस एक्ट को लेके आया था। और अगर हमें फ्रंट में पता लग जाता है, फ्रंट में ही क्लियर हो जाता है, तो हम बैक की चर्चा नहीं करते, लेकिन अगर फ्रंट में कोई ना कोई एम्बिगिटी आती है तो हम कहते हैं चलो जी अब थोड़ा सा इसकी गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि इसके पीछे क्या इंटेंशन रही है। तो दिस इज ऑल इंटरप्रिटेशन। ठीक है, जरूरत क्यों है इसकी, तो सीधी सी बात है सर जी, लॉ है, इजी तो होगा नहीं, लॉ है तो इजी तो होगा नहीं, क्योंकि लॉ जो है वो डिपेंड करेगा सिचुएशन बेस्ड, अलग अलग सिचुएशंस होंगी और अलग अलग सिचुएशंस के ऊपर आपको इस लॉ को इंप्लीमेंट करना है। अब सिचुएशंस की वैरायटी कितनी हो सकती है वो कोई भी इंसान सोच नहीं सकता। आज के टाइम पे आप आज की सिचुएशन को सोचते हुए एक लॉ आप बना लोगे, लेकिन कल को सिचुएशन कैसी कैसी निकल के आएंगी उसकी कल्पना आप आज नहीं कर सकते बैठ के, इवन कोई पर्सन नहीं कर सकता है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपने थोड़ी बहुत कल्पनाएं कर भी ली तो ऑब्वियस सी बात है उसको एक लैंग्वेज में उतारोगे, उसको आप एक लैंग्वेज में उतारोगे अपने लॉ के अंदर। फॉर एग्जाम्पल आप इंग्लिश लैंग्वेज में उतारोगे, तो जब आप इंग्लिश लैंग्वेज में उस लॉ को लिखोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आप वर्ड यूज करोगे, इन वर्ड्स की भी काफी एम्बिगिटी रहती है। ऑब्वियस सी बात है, कोई वर्ड को आपने कुछ सोच के लिखना चाहा लेकिन उसकी मीनिंग उसके अलावा और भी कुछ निकल के आ रही है, ये भी सिचुएशन है। तो ऐसी ऐसी जब भी एम्बिगिटी आएगी, जब भी कोई कॉम्प्लेक्सिटी आएगी या कभी भी कोई अधूरापन रहेगा लॉ के अंदर, तो उसको पूरा करने के लिए हमें इंटरप्रिटेशन या कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ती है। जब हम जानते हैं कि भाई साहब इंटरप्रेट करो इसको कि किस पर्पस के लिए बनाया गया था, क्या सिचुएशंस थी, क्या इंटेंशन रही थी लॉ मेकर की, और उसके बेसिक
बेसिस पे जाके आप आज की सिचुएशन में करंट वर्ल्ड के अंदर उसका एक रिजल्ट निकालते हो या कोड जो होता है उसका एक कंक्लूजन निकालता है। तो ये एक मोटा मोटा एडवांटेज है इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन का कि हमें ये क्यों चाहिए। ठीक है, ये चीज आपको वैसे पता भी है, हमने पीछे बेसिक समझी है, वहां पे भी ये सारी चीजें रिपीट हुई हैं। अब एक बार आपका मॉड्यूल क्या कहता है इसको भी वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले कह रहा है नो डाउट इन मॉडर्न टाइम्स द इनेक्टेड लॉज आर ड्राफ्टेड बाय लीगल एक्सपर्ट। ऑब्वियस ही बात है, कोई एरा गैरा थोड़ा बना रहा है। जो भी लॉज वगैरह हमारे बन रहे हैं वो किसके द्वारा बन रहे हैं, लीगल एक्सपर्ट्स हैं, एक से बढ़कर एक कलाकार व्यक्ति हैं जो कि इन लॉ को ड्राफ्ट करते हैं, जो कि गलती इसके अंदर रहने ही नहीं देते। बिल्कुल बात सही है, तो एक से एक बढ़कर एक्सपर्ट्स है तो वो गलती रहने की कोई कमी यहां पे छोड़ते ही नहीं है किसी भी लॉ के अंदर। लेकिन येट दे आर एक्सप्रेस्ड इन लैंग्वेज एंड नो लैंग्वेज इज सो परफेक्ट एज टू लीव नो एम्बिगिटीज। मतलब कि एक्सपर्ट्स ने बनाया ठीक है जी, लेकिन जो उसको एक्सप्रेस किया गया होगा वो किसी ना किसी लैंग्वेज में किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश, तो कोई भी लैंग्वेज ऐसा नहीं है जो कि अपने आप में इतना परफेक्ट है कि उस लैंग्वेज की मीनिंग और निकल के नहीं आ सकती, या अलग अलग प्रकार के व्यक्ति अलग अलग सिचुएशन को उसकी अलग अलग मीनिंग नहीं निकाल सकते, ऐसा कोई लैंग्वेज है ही नहीं। Further, by its very nature, a statute is an edict of the legislature, and many a time the intent of the legislature has to be gathered not only from the language. Intent of the legislature मतलब क्या पर्पस था उस legislature का, वो जानना जरूरी है, not only from the language but the surrounding circumstances that prevail at the time when that particular law was enacted। मतलब जब उस लॉ को बनाया गया तब की क्या सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस थी, तब की क्या सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस थी, उसको भी जानना जरूरी है, उसको भी इंटरप्रिटेट करना जरूरी है, और उसके बेसिस पे इंटेंशन निकालना जरूरी है। आप सिर्फ लैंग्वेज के बेसिस पे काम नहीं चला सकते। ठीक है जी, ये चीज हमने पीछे पढ़ी हुई है। इफ एनी प्रोविजन ऑफ द स्टैट्यूट इज ओपन टू इंटरप्रिटेशन, अगर ऑब्वियस ही बात है किसी भी स्टैट्यूट के किसी भी प्रोविजन के अंदर दो मतलब निकल के आते हैं, दो इंटरप्रिटेशन निकल के आते हैं, तो कोर्ट क्या करता है, वहां पे कोर्ट देखता है कि वो वाला इंटरप्रिटेशन सही होगा जिसके अंदर लेजिस्लेचर का ट्रू इंटेंशन रिप्रेजेंट हो रहा है। The court has to choose the interpretation which represent the true intention of the legislature। अगर दो मीनिंग निकल के आ रही है तो उसमें देखेंगे कि किस मीनिंग से हम लेजिस्लेचर के इंटरप्रिटेशन को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, और जिस भी मीनिंग से वो इंटेंशन रिप्रेजेंट होगी वही कोर्ट चुनेगा, दूसरे वाले को इग्नोर कर दिया जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है जिसको आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से आंसर के अंदर ये पॉइंट होना जरूरी है कि भाई साहब स्टैट्यूट के किसी भी प्रोविजन में दो या दो से अधिक अगर इंटरप्रिटेशन निकल के आती है तो कोर्ट चूज करता है उस इंटरप्रिटेशन को जो कि रिप्रेजेंट करता है ट्रू इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर। ठीक है सर। ऑल्सो इट इज नॉट विद इन ह्यूमन पावर टू फोरसी द मैनीफोल्ड सेट ऑफ द फैक्ट्स विच में अराइज इन फ्यूचर। वही चीज जो मैंने आपको पीछे कही कि भाई साहब किसी भी व्यक्ति के बस में नहीं है कि वो देख सके, भविष्य देख सके और बता सके कि कौन कौन सी अलग अलग सिचुएशंस अराइज होंगी फ्यूचर में। टू फोरसी द मैनीफोल्ड सेट ऑफ फैक्ट्स, अलग अलग चीजें, अधिक अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के फैक्ट्स जो कि फ्यूचर में अराइज होंगे, उसकी कल्पना कोई आज कर ले ये पॉसिबल नहीं है। एंड इवन इफ इट, अगर कर भी ले, वर सो इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रोवाइड फॉर देम इन टर्म्स फ्री फ्रॉम ऑल एम्बिग्यूटी। मतलब अगर वो कल्पना कर भी ले तो उसको कल्पना करने वाली चीज सिचुएशंस को अगर वो किसी टर्म में, किसी वर्ड में एक्सप्रेस करेगा और वो वर्ड बिल्कुल एम्बिग्यूटी से मुक्त हो, ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। ये वाला पॉइंट मैं यहां पे हाईलाइट नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये नेक्स्ट पैराग्राफ में भी सेम रिपीट होगा। ठीक है ना, बट ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके आंसर में जान डालने के लिए। इस चीज को लिखना भी आपको बहुत जरूरी है कि इंटरप्रिटेशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्योंकि सर जी ये एक कारण है। ठीक है, ऑल दीज एस्पेक्ट्स, अभी तो एक कॉमन लाइन लिख दिया यहां पे, ऑल दीज एस्पेक्ट्स एड टू गिव ग्रेट प्रोमिनेंस टू द सब्जेक्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन इन द प्रैक्टिकल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द लॉ। ऑब्वियस बात है इन चीजों की वजह से हमें इसकी जरूरत पड़ती है। तो यहां से आप 2 से 3 पैराग्राफ अपने बहुत बेहतरीन वाले निकाल लेने हैं जो कि मैंने आपको बताए। आगे देखते हैं सर। It would be worthwhile to note what Denning LJ has said on the need for the statutory interpretation। अब इन भाई साहब ने पुराने जमानों में, अंग्रेजों के जमाने में कुछ कह के गए। क्या कह के गए? तो वही लाइन है जो हमने ऊपर भी पढ़ी थी। It is not within the human power to foresee the manifold set of facts which may arise, and that even if it were, अगर हो भी तो it is not possible to provide for them in terms जो कि फ्री फ्रॉम ऑल एम्बिग्यूटी होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पीछे भी आया, यहां भी आया, और इसको लिखने से आपकी एग्जाम के अंदर आपके आंसर की जान बरकरार रहेगी। आगे, द इंग्लिश लैंग्वेज इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द मैथमेटिकल प्रिसिजन।
ये इसने बेइज्जती कर दी इंग्लिश की। कह रहा भाई साहब इंग्लिश जो है वो मैथ की तरह बिल्कुल प्रिसाइज नहीं होता, बिल्कुल एक ही इशारे पे काम नहीं करता, एक ही डायरेक्शन की बात नहीं बताता। इंग्लिश के अंदर काफी एम्बिगिटी है। एक लैंग्वेज की उसने तारीफ करी है यहाँ पे, जिसको कंपेयर किया एक मैथमेटिकल प्रिसीजन के साथ। ठीक है सर, ये आप ना लिखो एक जनरल बात थी यहाँ पे। आर लिटरेचर वुड बी मच द पुअरर इफ इट वर। बहुत अच्छी बात है, एक और बेइज्जती हमारी, कोई दिक्कत नहीं। दिस इज वेयर द ड्राफ्ट्समैन ऑफ द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट हैव बीन ऑफन बीन अनफेयरली क्रिटिसाइज्ड। ठीक है, इनकी यहाँ पे क्रिटिसिज्म की जाती है इस वजह से। ठीक है सर, अ जज बिलीविंग हिमसेल्फ टू बी फेटर्ड बाय द सपोज्ड रूल दैट ही मस्ट लुक टू द लैंग्वेज एंड नथिंग एल्स, लेमन दैट द ड्राफ्टमैन have not provided for this or that or have been guilty for some or other ambiguity। अब यहां पे उसने जज को लेके एक बात क्या कही है, उसका कंक्लूजन आपको अगले पैराग्राफ में, मतलब अगले लाइंस में और क्लियर होगा। बेसिकली ये कह रहा है क्या कि अगर ये इंटरप्रिटेशन वाली चीज ना हो तो जज बेचारा क्या करे, जज तो कुछ कर ही नहीं पाएगा। जज तो क्या करेगा, सीधा सीधा लॉ को देखेगा, बोलेगा लॉ ये कह रहा है, बात खत्म, जज की जरूरत ही कहां है, फिर तो कोई भी इंटरप्रेट कर लेगा। तो जज की जरूरत कहां पड़ती है कि जहां पे कोर्ट या जज जो होते हैं वो इंटरप्रिटेशन को यूज करते हैं। रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, बेसिकली ये जो चैप्टर है, या फिर आप देखोगे जनरल क्लॉजेस के अंदर आपने जो चीजें देखी, या फिर जनरल क्लॉजेस ने और अलग एक्ट्स को रेफर किया, तो उस चीजों को भी रेफर करते हुए एक कंक्लूजन ड्राइव करता है कौन, हमारा जज। ठीक है, और जिसके बेसिस पर वो डिसीजन दे पाता है, और वो सीधा सीधा ये नहीं कह सकता कि वो ब्लेम कर दे ड्राफ्टमैन को। ऑब्वियस सी बात है, ब्लेम करेगा, ठीक है भैया, जो लॉ बन गया, लॉ के बियॉन्ड तो कोर्ट जा नहीं सकती ना। एक बात बताओ, अगर लॉ के अंदर कुछ लिखा हुआ है तो क्या कोर्ट अमेंडमेंट कर सकता है? सपोज करो लॉ के अंदर कोई चीज लिखी है और जेन्युइनली वो चीज गलत है, जेन्युइनली वो चीज गलत लिखी हुई है, तो कोर्ट को पता लग रहा है, हाँ भाई लॉ पढ़ के पता लग रहा है गलत है, ठीक है जी, ट्रू इंटेंशन भी देख ली, तब भी हमारा कोई कंक्लूजन नहीं निकला, तो क्या कोर्ट उस लॉ के बियॉन्ड जा सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। ये पैराग्राफ भी आपको देखने को मिलेगा, जहां पे भी देखोगे कि भाई साहब कोर्ट बियॉन्ड नहीं जा सकता। अगर कोई लॉ गलत होगा तो ऑब्वियस सी बात है फर्दर उसकी अमेंडमेंट आएगी, उसके अंदर चेंजेस किया जाएगा, उसको रिपील किया जाएगा, उसको डिलीट किया जाएगा, कुछ भी किया जाएगा, लेकिन एट द टाइम ऑफ डिसीजन, जब कोर्ट उस चीज का डिसीजन ले रहा है और उस टाइम पे वो लॉ एक्टिव है, तो उस टाइम पे कोर्ट को उसको ही फॉलो करना पड़ेगा और कुछ नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, तो जजों के ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी होती है, जिसके लिए ये इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है उन जजों को ट्रबल से बचाने के लिए। ठीक है जी, इट वुड बी सर्टेनली सेव द जजेस ट्रबल इफ एक्ट ऑफ पार्लियामेंट वर ड्राफ्टेड विद डिवाइन प्रिसीजन एंड परफेक्ट क्लैरिटी। ऑब्वियस ही बात है, अगर हमारे जो भी एक्ट्स होंगे वो बिल्कुल प्रिसाइज होंगे, उसके अंदर कोई एम्बिगिटी नहीं होगी, बिल्कुल क्लैरिटी होगी, तो जज भी बेचारे कितने खुश रहेंगे, आराम से पढ़ेंगे, आराम से डिसीजन दे देंगे, जी ऐसा कह रहा है लॉ, बात खत्म। इन द एब्सेंस ऑफ इट, when a defect appears, अगर कोई गलती कमी पेशी पाई जाती है, a judge can not simply fold his hand and blame the draftman। अगर लॉ के अंदर कोई भी इंटरप्रिटेशन के अंदर दिक्कत निकल के आती है या फिर वो क्लियर नहीं है, जो हम कह रहे हैं कि परफेक्टली क्लियर होगा तो जज मजे करेगा, लेकिन अगर वो क्लियर नहीं है, अगर उसके अंदर एम्बिगिटी है, तो उस केस में जज ये नहीं कह सकता ना कि भाई साहब लॉ में एम्बिगिटी है, मैं क्या करूं, बात खत्म, ड्राफ्टमैन जाने, मुझे तो नहीं पता, मेरे हिसाब से ये लॉ कह रहा है और ये मैंने सुला दिया फैसला। ऐसा क्या जज कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो कह रहा है क्या कि अगर कोई भी दिक्कत होती है, मतलब अगर ये क्लैरिटी नहीं रहती है और कोई भी डिफेक्ट दिखता है, तो अ जज कैन नॉट सिंपली फोल्ड इन एंड, वो ये नहीं कह सकता जी मुझे नहीं पता, मैं तो नहीं बनाया लॉ, लॉ में ये लिखा है, बात खत्म, इसके ऊपर ये रहा डिसीजन, चलते बनो जी, ऐसा वो नहीं कह सकता और ब्लेम नहीं कर सकता ड्राफ्टमैन को कि इन्होंने गलती कर रखी है ना। वो क्या करेगा, वो रेफर करेगा किसको, इंटरप्रिटेशन को, देखेगा कि इंटेंशन क्या थी लॉ को, क्यों लॉ बनाया गया। और ऑब्वियस ही बात है, जब भी इंटेंशन फाइंड आउट की जाती है तो वो पब्लिक इंटरेस्ट में देखा जाता है, कभी भी पब्लिक के अगेंस्ट नहीं होता। और पब्लिक का मतलब कभी भी एक पर्सन की बात नहीं हो रही है, वहां पे पूरी एक जनसभा की बात हो रही है, मतलब कि काफी सारे लोग, एक पूरा एक होल ग्रुप ऑफ पब्लिक्स, ग्रुप ऑफ पीपल्स को देखते हुए डिसीजन दिया जाता है, उसको कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, चलिए, he must set to work on the constructive task of finding the intention of the parliament and he must do this not only from the language of the statute। मतलब कि भाई साहब वो हाथ खड़े नहीं करेगा, वो क्या करेगा, पीछे पड़ेगा, वो यहाँ पे पूरा जोर लगाएगा, समझने की कोशिश करेगा कि क्या इंटेंशन थी, और इंटेंशन के लिए वो सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज को रेफर करके पता लगा लेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो सिर्फ लैंग्वेज को नहीं देखना, बट ऑल्सो फ्रॉम अ कंसिडरेशन ऑफ द सोशल कंडीशन विच गेव राइज टू इट। मतलब जब वो लॉ आया, जब वो एक्ट आया, तो क्या कंडीशन थी और उसके अकॉर्डिंग क्यों ये एक्ट के अंदर ऐसी चीजें डाली गई जिसके ऊपर एम्बिगिटी आ रही है, तो उस टाइम के सिचुएशंस को देखते हुए, रेफर करते हुए वो उसको इंटरप्रिटेशन को, मतलब एक तरीके से रियल वर्ल्ड में, रियल टाइम पे
अपडेट करेगा कि वो सिचुएशन थी तब ये लॉ बनाया गया था, तो इस सिचुएशन में ऐसा होना चाहिए इसकी इंटरप्रिटेशन। तो इस टाइप की एनालिसिस करने का काम और इस टाइप की एनालिसिस करने के रूल्स प्रोवाइड करता है आपका इंटरप्रिटेशन का ये चैप्टर। बट ओके, एंड of the mischief which it was passed to remedy, and then he must supplement the written words so as to give force and life to the intention of the legislature। और इन सभी के बेस पे वो एक कहने का मतलब है फैसला सुनाएगा जो कि कहीं ना कहीं फोर्स एंड लाइफ टू द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर, मतलब लेजिस्लेचर की जो भी इंटेंशन रही थी उसको आज के टाइम पे वो जीवित कर देगा। मतलब करंट सिचुएशन करंट रियल टाइम बेसिस पे कहीं ना कहीं उसको अपडेट कर दे, जिसको कहते हैं ना कि केस लॉ रेफर करो। तो उसका मतलब क्या होता है कि सपोज करो कोई लॉ है जो आया था सपोज करो 1890 में, इसके ऊपर कोई एक एम्बिगिटी थी किसी एक प्रोविजन के अंदर, उसके ऊपर एक केस लॉ आ गया लेट्स से 1960 के अंदर, तो हम ऑब्वियस सी बात है 1960 का केस स्टडी रेफर करेंगे और उससे हमें क्लैरिटी मिल जाएगी कि ऐसे ऐसे सिचुएशन थे उस टाइम पे ये फैसला लिया गया था। तो उसके अंदर मतलब हमें कुछ तो अपडेट हो गए, कुछ 70 साल तो हम अपडेट हो गए ना। सपोज करो 2010 में फिर उसके ऊपर कोई और केस लॉ आ गया, मतलब कोई और जजमेंट आ गई, कोई और रिटर्न वर्ड्स आ गया, तो कहीं ना कहीं उसने एक्ट को इस पीरियड तक और अपडेट कर दिया, उस प्रोविजन को जिस प्रोविजन के ऊपर वो जजमेंट आई है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से जब हम रेफर करते हैं तो हम अपडेटेड माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं सर। इट हैज बीन राइटली सेड दैट स्टैट्यूट इज द विल ऑफ द लेजिस्लेचर। बिल्कुल सही बात है। It has been rightly said that the statute is the will of the legislature। हमने पढ़ा है कि भैया स्टैट्यूट का बेसिकली मतलब क्या है, लेजिस्लेचर की इच्छा की एक तरीके से दस्तावेज है वो। The fundamental rule of interpretation of the statute is that it should be expounded according to the intent of those that made it। तो ये रिपीटेशन चल रही है भैया, ऑब्वियस सी बात है कि जब भी इंटरप्रिटेशन की जाएगी तो उसका फंडामेंटल रूल यही होता है कि भैया इंटेंशन को देखते हुए आप उसको एक्सपाउंड करोगे, मतलब उसकी मीनिंग समझने की कोशिश करोगे। इन द इवेंट ऑफ द वर्ड्स ऑफ द स्टैट्यूट बीइंग प्रिसाइज एंड अनएम्बिगियस, मतलब अगर ऐसा हो कि जो वर्ड यूज किए गए स्टैट्यूट के अंदर वो बिल्कुल प्रिसाइज है और कोई भी एम्बिगिटी उसके अंदर नहीं है इन देमसेल्फ, इट इज ओनली जस्ट नेसेसरी टू एक्सपाउंड दोज वर्ड इन द नेचुरल एंड ऑर्डिनरी सेंस। ऑब्वियसली बात है, अगर उसके अंदर कोई एम्बिगिटी है ही नहीं तो क्या दिक्कत है, फिर तो उसको एक्सपाउंड करना है, उसके वर्ड्स को मतलब उसकी जनरल एक मीनिंग निकालनी है इन देयर नेचुरल एंड ऑर्डिनरी सेंस। बिल्कुल साधारण तरीके से इसका मतलब ये निकल के आता है और ये इसका मतलब है, बात खत्म। दस फार एंड नो फर्दर, मतलब ये इसका मतलब है और इसके अलावा कुछ भी इसका मतलब नहीं है। मतलब एक क्लियर इंडिकेशन है, क्लियरली चीजें लिखी हुई है आपके एक्ट के अंदर, आपके स्टैट्यूट के अंदर। दिस इज बिकॉज these words distinctly indicate the intention of the legislature। The purpose of the interpretation is to discern the intention which is conveyed either expressly or impliedly by the language used। अब इसको ध्यान देना है आपको, एक अब अगला एक मोड़ आया। क्या कह रहा है कि इंटरप्रिटेशन का बेसिकली पर्पस क्या है कि भाई साहब जो भी इंटेंशन कन्वे किया जा रहा है उसको आपको इंटरप्रेट करना, मतलब उसको आप एक तरीके से खोलो कि क्या इंटरप्रिटेशन है, उस कोड को डिकोड करो एक तरीके से। मतलब कि आपके लॉ के अंदर कुछ वर्ड लिखे गए हैं, स्टैट्यूट के अंदर कुछ वर्ड लिखे गए हैं, उसके पीछे जो इंटेंशन है जो कि कोडेड है उसको डिकोड करना। अब ये कोडेड जो होगा ये कैसा होगा, मतलब जो इसकी इंटेंशन होगी वो कैसे होगी, वो या तो एक्सप्रेस्ड हो सकती है या फिर वो इंप्लाइड हो सकती है, जो भी उसके अंदर लैंग्वेज यूज किया गया है। मतलब कि लैंग्वेज यूज किया गया उस लैंग्वेज के अंदर एक्सप्रेसली पता लग रहा है कि क्या इंटेंशन है, फिर तो बहुत सिंपल है। बट अगर एक्सप्रेसली ना पता लग रहा हो तो आपकी मेहनत बढ़ेगी। तो क्या कह रहा है, द इंटेंशन इज एक्सप्रेस, इंटेंशन एक्सप्रेस है, मतलब चीख चीख के कह रहा है आपका स्टैट्यूट की क्या इंटेंशन है। देन द टास्क बिकम वन ऑफ द वर्बल कंस्ट्रक्शन अलोन, मतलब वहां पे से वर्बल कंस्ट्रक्शन करना है आपको, बात खत्म हो जाएगी। बहुत ज्यादा इंटरप्रिटेशन में डीप जाने की जरूरत आपकी आवश्यकता नहीं पड़ती। बट इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंटेंशन बीइंग एक्सप्रेस्ड, अगर इंटेंशन जो है वो एक्सप्रेस नहीं है बाय द स्टैट्यूट ऑन द क्वेश्चन टू विच इट गिव राइज एंड येट सम इंटेंशन हैज टू बी ऑफ द नेसेसिटी इम्प्यूटेड टू द लेजिस्लेचर रिगार्डिंग इट, then the interpreter has to determine it by the inference based on certain legal principles। अब आई इस चैप्टर की जरूरत, मतलब कि अगर वहां पे ये इंटेंशन जो है ये एक्सप्रेस्ड नहीं है आपका, ये अगर एक्सप्रेस नहीं है तो उस केस में इंटरप्रेटर जो होगा, जो उसकी इंटरप्रिटेशन कर रहा है, उसको यूज करना पड़ेगा, उसको रेफर करना पड़ेगा क्या, कुछ लीगल प्रिंसिपल्स जो कि आपको ये चैप्टर प्रोवाइड करता है, लीगल प्रिंसिपल्स प्रोवाइड करता है, रूल्स प्रोवाइड करता है, उसकी मदद से ही आप इंटरप्रेट कर पाओगे। इन सच अ केस द इंटरप्रिटेशन हैज टू बी वन विच इज कमेंसुरेट विद द पब्लिक बेनिफिट। ये आपको मैंने पीछे क्लियर किया कि भाई साहब जब भी इंटरप्रिटेशन की जाएगी तो उसका जो मेन क्रक्स निकल के आना चाहिए वो पब्लिक बेनिफिट में ही होना चाहिए, कभी उसके अगेंस्ट तो इंटरप्रेट आप करोगे नहीं।
Consequently, if a statute levies a penalty without expressly mentioning the recipient of the penalty, बहुत अच्छी बात यहाँ पे क्या गई, कह रहा है कि इसी को ऐसे समझो कि अगर किसी स्टैट्यूट के अंदर कोई पेनल्टी की बात की गई है और ये नहीं बता रहा है कि उसका रिसिपिएंट कौन है, मतलब किसके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पेनल्टी किसके ऊपर लगाई जाएगी ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट, मतलब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के ऊपर। मतलब कि जहां पे पार्टी क्लियर नहीं है तो उस पेनल्टी को बियर कौन करेगा, गवर्नमेंट बियर करेगी, बात ही खत्म हो गई। अगर पेनल्टी के अंदर आप क्लियर नहीं करोगे कि मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई या सप्लायर या रिसीवर या कस्टमर किसके ऊपर पेनल्टी लगाई जा रही है किसी भी लॉ के अंदर, तो उस केस में ऑब्वियसली बात है पेनल्टी आप पब्लिक के ऊपर तो लगा नहीं सकते ना, क्योंकि वो पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं होगा। तो पब्लिक इंटरेस्ट में कैसे होगा, जब आप लगाओगे गवर्नमेंट के ऊपर पेनल्टी की, वो जो अमाउंट है या जो भी किसी को नुकसान हो रहा है वो कौन बियर करेगा, वो अपोजिट पर्सन के बिहाफ पे आपकी गवर्नमेंट जो ऑफिसर ऑफ द स्टेट होगी वो बियर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। The subject of the interpretation of a statute does therefore seems to fall under two general heads। अब इनको इन्होंने कैटेगराइज किया दो हेड्स के अंदर, ये दो हेड भी समझना बहुत जरूरी है, ये भी आपके आंसर का पार्ट है कि ये चीज भी आपको अपने आंसर में कोट करनी पड़ेगी कि कौन से दो हेड में आपका ये एरिया जो है वो क्लासिफाई होता है। नंबर वन, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स व्हिच गवर्न द कंस्ट्रक्शन ऑफ द लैंग्वेज ऑफ एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। नहीं समझ में आया, इसको उल्टा पढ़ो कि कोई भी एक्ट है आपके पार्लियामेंट का, उसके अंदर जो लैंग्वेज यूज किया गया है, जो लैंग्वेज यूज किया गया है, लैंग्वेज जो कंस्ट्रक्ट किया गया है, उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए कौन कौन से प्रिंसिपल्स को यूज किया गया है। मतलब वो सारे प्रिंसिपल्स जो कि किसी भी एक्ट के लैंग्वेज में यूज किए गए हैं, उसको कंस्ट्रक्ट करते वक्त जो एक रूल फॉर्मूला जो भी यूज किया गया है, उनके क्या प्रिंसिपल्स हैं। एक तो बात ये हो गई ताकि आपको अगर कंस्ट्रक्शन का ही प्रिंसिपल पता लग जाएगा कि अच्छा ये सोचते हुए हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, हम ये वर्ड लिखते हैं तो इसका मतलब ये होता है, तो उससे आपकी जो दुविधा है वो खत्म हो जाती है। नंबर वन, व्हाट आर दोज प्रिंसिपल्स विच गाइड द इंटरप्रेटर। ये तो बात हो गई जिसने बनाया, जिसने कंस्ट्रक्शन करी, जिसने वो एक्ट को बनाया, जिसने उसके अंदर लैंग्वेज यूज किया, उसके क्या प्रिंसिपल्स थे, उसने क्या सोच सोच के लैंग्वेज यूज किया। उसने कहा कि मैं एक्ट लिखूंगा तो इसका मतलब क्या निकल के आएगा, ये किसकी तरफ से हो गया, ये उसकी तरफ से जिसने लॉ को ड्राफ्ट किया है, जो उसका ड्राफ्टमैन है, तो उसने क्या क्या प्रिंसिपल्स यूज किए। नंबर वन। नंबर टू, कि जब इंटरप्रेटर की बात करें, जो उसको इंटरप्रेट करने बैठा है, तो उसके लिए भी तो बताओ क्या प्रिंसिपल्स होंगे। तो व्हाट आर दोस प्रिंसिपल विच गाइड द इंटरप्रेटर, जो इंटरप्रेटर है उसको गाइड करेगा वो प्रिंसिपल्स इन गैदरिंग द इंटेंशन ऑफ दोज इंसिडेंशियल पॉइंट on which the legislature is necessarily presumed to have been entertained an opinion but on which it has not expressed any। मतलब कि अगर किसी भी एक्ट या किसी भी स्टैट्यूट के अंदर एक्सप्रेसली नहीं लिखा हुआ, पर ऐसा हमें प्रिज्यूम करना होता है, ऐसे कई सारे प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि लिखा नहीं जाता लेकिन हमें प्रिज्यूम करना होता है, तो वो क्या क्या ऐसे प्रिंसिपल्स है सर जी, वो अलग से बता दो कि जब इंटरप्रेटर उसको इंटरप्रेट करने बैठेगा तो उसको प्रिंसिपल्स पता होंगे, वो समझ जाएगा अच्छा ये लिखा नहीं है लेकिन इसका मतलब तो यही होता है। एक जनरल रूल है, जैसे अपने जनरल क्लॉसेज एक्ट में जनरल कुछ एक्ट देखे, जनरल रूल्स देखे थे, वैसे ही आपको इंटरप्रिटेशन क्या करता है, ये जो चैप्टर है बकायदा, ये कुछ ऐसे रूल्स, कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स बताता है जिसको कि आप जनरली प्रिज्यूम करके चलते हो कि नहीं लिखा है तो ये तो होगा ही। तो वो क्या होगा वो हम पढ़ेंगे आगे के चैप्टरों में, मतलब चैप्टर के आगे के पार्ट्स के अंदर। तो कहने का मतलब है दो चीजें कि जिसने कंस्ट्रक्ट किया उसने क्या प्रिंसिपल्स को यूज किया, और जो इंटरप्रेट करेगा वो क्या प्रिंसिपल्स को यूज करेगा एज अ प्रिजम्पशन, ये चीज हमें पता होनी चाहिए। इसलिए इस चैप्टर की जरूरत पड़ती है, ताकि जो भी इंटरप्रेट करने जाएगा वो एक तो ये चीज पता कर लेगा कि भाई साहब कंस्ट्रक्ट करते वक्त क्या प्रिंसिपल्स को यूज किया गया था, और जब मैं इंटरप्रेट कर रहा हूं तो मेरे को भी क्या प्रिंसिपल्स दिए गए वो प्रिंसिपल्स मुझे पता होंगे, तो मैं उसको इजीली इंटरप्रेट कर पाऊंगा, मतलब एज अ कोर्ट उसको इजीली समझ पाएगी और उसके ऊपर अपने जजमेंट को दे पाएगी। ठीक है सर, आगे देखते हैं। तो ये एक एरिया था जो आपको कोट करना है, ठीक है ना। आगे की कहानी फिर बरकरार है। तो द प्रोसेस ऑफ इंटरप्रिटेशन, द कोर्ट सीक्स द डिसर्न the meaning of the legislation though the medium of authoritative form in which it is expressed। तो अगेन ये रिपीटेशन हो गया कि भाई साहब इंटरप्रिटेशन के प्रोसेस में कोर्ट क्या करती है, कोर्ट ढूंढती है कि भाई साहब मीनिंग निकाल के दो, मीनिंग को डिकोड करके दो बेसिकली, कि क्या आपकी ये जो एक्ट है, जो लेजिस्लेशन है, ये क्या कहना चाह रहा है। ठीक है सर। एज वी हैव नोटेड अर्लियर, इंटरप्रिटेशन में बी ईदर, अब ये पुरानी बात करेगा जो आप पीछे पढ़ चुके हो, बट है तो कंटेंट को बस हम गो थ्रू कर रहे हैं। ऑल्दो आपको पता है कि भाई साहब इंटरप्रिटेशन के लिए आपको दो तरीका होता है, एक होता है ग्रामेटिकल, एक होता है लॉजिकल। ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है, जहां पे आप जो भी लॉ के अंदर वर्ड्स यूज किए गए, एक्सप्रेशन यूज किए गए हैं, उसका एक मीनिंग निकाल लेते हो, मतलब कंसर्न इटसेल्फ एक्सक्लूसिवली विद द वर्बल एक्सप्रेशन ऑफ द लॉ, मतलब कि लॉ का क्या वर्बल एक्सप्रेशन है उसको देख लिया तो बात खत्म हो गई। लेकिन जब हम लॉजिकल की बात करते हैं तो वो क्या कहता है, वो कहता है इट डज नॉट गो बियॉन्ड द लेटर ऑफ द लॉ। ये हो गया ग्रामेटिकल के अंदर कि लेटर ऑफ द लॉ के वो बियॉन्ड नहीं जाता, ज्यादा गहराई में जाके बात नहीं करता। लेकिन
लॉजिकल इंटरप्रिटेशन क्या करता है, ऑन द अदर हैंड सीक्स मोर सेटिस्फैक्टरी एविडेंस ऑफ द ट्रू इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर। मतलब कि वर्ड्स में जो लिखा है वो तो लिखा ही है, लेकिन और देखो भाई साहब इंटेंशन क्या कहना चाहती है, उसके हिसाब से क्या कंक्लूजन निकल के आता है, उसकी गहराई में जाने को कहते हैं हम लॉजिकल इंटरप्रिटेशन। ये हम पढ़ चुके हैं। इन ऑल ऑर्डिनरी केसेस, अब सिंपल सी बात करो, अगर नॉर्मल सी एक सिचुएशन चल रही हो, नॉर्मली आप लॉ को पढ़ रहे हो, तो क्या बार बार इंटेंशन में कूद ही मारोगे? बिल्कुल नहीं मारोगे। आप जनरली तो क्या करते होगे कि भाई साहब अंग्रेजी पढ़ी, जैसे आपने और एक्ट्स में देखा, आपने कई सारे एक्ट्स पढ़े हैं, उसके अंदर आपने क्या देखा कि एक्ट्स को पढ़ा, सिचुएशन को देखा, उसके अकॉर्डिंग अपना कंक्लूजन निकाल लिया, मतलब उसको अनुवाद कर लिया, ग्रामेटिकली चेक कर लिया और ग्रामेटिकली डिसीजन ले लिया कि भैया इसका क्या इंटरप्रिटेशन निकल के आ रहा है, क्या इसका मतलब निकल के आ रहा है। तो ऑर्डिनरली तो यही बात होती है, लेकिन जहां पे आई दिक्कत परेशानी, दिक्कत परेशानी का मतलब क्या होगा कि जहां पे कुछ भी डिफेक्ट है, किसी भी कंटेंट के अंदर कोई भी डिफेक्ट होगा, जो हम देखेंगे डिफेक्ट तीन प्रकार के होते हैं हमारे, एम्बिगिटी है, इनकंसिस्टेंसी है, या फिर इनकम्प्लीटनेस है, मतलब कि उसके अंदर दो या दो से ज्यादा मीनिंग निकल के आ रहा है, दैट मींस एम्बिगिटी। इनकंसिस्टेंसी मतलब लॉ कहीं कुछ कह रहा है और कहीं कुछ और कह रहा है, एक ही लॉ के अंदर कहीं कुछ लिखा जा रहा है, कहीं कुछ निकल जा रहा है, दोनों की मीनिंग अलग निकल के आ रहा है, मतलब अपने आप में वो कंसिस्टेंट नहीं, तो उस केस में डिफेक्टिव माना जाएगा। और अगला होता है इनकम्प्लीटनेस, कि जहां पे जो कंटेंट ऑफ द लॉ है वो कंप्लीट नहीं है, तो कुछ प्रिजम्पशन होगी, कुछ चीजें होंगी जिसको कि हम डिफेक्टिव मानते हैं, और उस केस में हम लॉजिकल इंटरप्रिटेशन के अंदर कूदी मारते हैं। बट अगर ये चीजें ना हो तो हमारा ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन से ही काम चल जाता है। तो यही कहा गया है, इन ऑल ऑर्डिनरी केसेस ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन इज द सोल फॉर्म अलाउएबल, द कोर्ट कैन नॉट टेक फ्रॉम और एड टू मॉडिफाई द लेटर ऑफ द लॉ। बिल्कुल सही बात है भाई साहब, कोर्ट जो है वो लॉ के शब्दों को बदल नहीं सकती। दिस रूल इज हाउएवर सब्जेक्ट टू सम एक्सपेक्टेशन। फर्स्टली, अब क्या है, लेटर ऑफ द लॉ को चेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके अंदर कुछ कुछ चीजें हैं, कुछ कुछ उसके अंदर आप कह सकते हो कि एक्सेप्शन है। क्या है, वेयर द लेटर ऑफ द लॉ इज लॉजिकली डिफेक्टिव। अब जो लॉ के जो शब्द हैं उसके अंदर लॉजिकली कुछ ना कुछ डिफेक्टिव है, ऑन अकाउंट ऑफ क्या क्या, एम्बिगिटी है, मतलब उसके कई मीनिंग निकल के आ रहे हैं, इनकंसिस्टेंसी है, कहीं कुछ कह रहा है कहीं कुछ कह रहा है, और इनकम्प्लीटनेस है, मतलब कि अधूरा है, जो शब्द हैं वो अधूरे हैं। एज रिगार्ड टू डिफेक्ट टू एम्बिगिटी, अगर एम्बिगिटी का पंगा है तो क्या करेगी कोर्ट, द कोर्ट इज अंडर अ ड्यूटी टू ट्रेवल बियॉन्ड द लेटर। अगर एम्बिगिटी है तो उस लेटर के बियॉन्ड जाके आपको उसके सोर्सेज वगैरह देखने होंगे, उसके ट्रू इंटेंशन को फाइंड आउट करना पड़ेगा ऑफ द लॉ, सो एज टू डिटरमाइन फ्रॉम द अदर सोर्सेज द ट्रू इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर। ठीक है सर। इन केस ऑफ द स्टैट्यूटरी एक्सप्रेशन बीइंग डिफेक्टिव ऑन अकाउंट ऑफ इनकंसिस्टेंसी, पहला आ गया एम्बिगिटी, एम्बिगिटी में ऐसा करेगी। अगर इनकंसिस्टेंसी की वजह से डिफेक्ट है तो उस केस में क्या करेगा, द कोर्ट मस्ट असर्टेन द स्पिरिट ऑफ द लॉ। अगेन वही चीज आ गई, कहीं ना कहीं इंटेंशन ही है, ठीक है ना, स्पिरिट ऑफ द लॉ को असर्टेन करने की कोशिश करेगी और उसके बेसिस पर अपने कंक्लूजन लेगी। नाउ सेकेंडली, इफ द टेक्स्ट लीड टू अ रिजल्ट विच इज सो अनरीजनेबल, अब मानो कि किसी शब्द के अंदर ऐसा कोई भी ऐसा टेक्स्ट है जिसके अंदर ये लिखा हो, मतलब कोई भी ऐसी चीज लिखी है जो कि अनरीजनेबल लिख रही है। अनरीजनेबल का मतलब क्या हो गया कि आप एक सिंपल से सोचो कि किसी ने कोई ऐसा काम किया जिसके अंदर हमें पता है कि काम करने के ऊपर सपोज किसी का उसने नुकसान किया 100 रुपए का, लेट्स से, ठीक है ना। अब आपके लॉ के शब्दों के अंदर लिखा हुआ है कि अगर कोई ऐसा करेगा तो उसके ऊपर जुर्माना लगेगा कुछ इतना। अब आप क्या समझोगे इसको कि भाई साहब कुछ ना कुछ तो एम्बिगिटी है यहाँ पे, ये ऐसा हो सकता है क्या, ये अनरीजनेबल नहीं लग रहा। किसी ने किसका 100 रुपए का नुकसान कर लिया तो आप उससे 1 करोड़ रुपए ले लोगे, मतलब ही नहीं है। 1 करोड़ रुपए का ले लेंगे, बिल्कुल मतलब नहीं है। क्या 100 करोड़ रुपए ले लोगे, कतई मतलब नहीं है। क्या 1 लाख रुपए भी ले लोगे, मेरे को तो वो भी सही नहीं लग रहा। कहने का मतलब क्या है कि अनरीजनेबल लग रहा है यार, छोटी मोटी चीज कोई ऐसी होगी, सपोज करो हम किसी को कहते हैं कि कोई रेड लाइट क्रॉस करेगा उससे हम 1 लाख रुपए लेंगे, कोई सेंस है इसके पीछे, कोई इससे रीजनेबल है। अब इस चीज का मुद्दा अगर चला जाएगा कोर्ट के पास तो कोर्ट क्या करेगा कि वो देखेगा कि अनरीजनेबिलिटी यहां पे झलक रही है, और अगर ऐसा अनरीजनेबिलिटी झलकेगी तो उस केस में कोर्ट जो है वो उस मुद्दे को रिजॉल्व कर सकता है एक अपने डिसीजन, मतलब एक इंटेंशन समझते हुए कि भैया लेजिस्लेचर में लिखा गया रेड लाइट क्रॉस नहीं करना, और करने के ऊपर अगर वहां लिखा गया है कि आपसे पेनल्टी लिया जाएगा 5 लाख रुपए, तो वो समझ सकती है यहाँ पे यार हो सकता है ये 2 जीरो एक्स्ट्रा लग गया, 5,000 का तो जेन्युइन से समझ में निकल के आता है कि भाई साहब इंटेंशन ये रहेगी कि पेनल्टी लेनी है, और कितनी लेनी है तो एक रीजनेबल 5,000 की पेनल्टी समझ में आ रही है, बट 5 लाख ये कुछ गलती लग रही है, कुछ मिसप्रिंटिंग लग रही है, अनरीजनेबल लग रहा है। तो इसके बेसिस पे वो अपने डिसीजन ले सकता है, मतलब कहीं ना कहीं वो लॉजिकली वहां पे डिसाइड कर सकता है, लॉजिकली एक कंक्लूजन पे आ सकता है। ठीक है सर, आगे देखते हैं। तो ये 3 पॉइंट को भी आपको लिखना है कि भाई साहब पहले तो ग्रामेटिकली चेक किया जाएगा, ग्रामेटिकली पॉसिबल ना हो तो हम देखेंगे लॉजिकली डिफेक्ट है, ऑन अकाउंट ऑफ व्हाट, तो एम्बिगिटी आएगा, इनकंसिस्टेंसी आएगा और इनकम्प्लीटनेस आएगा, फिर तीनों की चीजों को आपको एक्सप्लेन कर देना। तो ये एक आपके आंसर का एक अच्छा पार्ट है ना। आगे बढ़ते हैं। अबाउट वन थिंग देयर seems to be no controversy at all. A statute is enforceable at law. Obviously बात है, इसके अंदर कोई controversy है क्या?
कि भाई साहब लॉ में जो लिखा होगा उसी के अकॉर्डिंग ही वो इन्फोर्सेबल होगा, लॉ में जो बातें लिखी होंगी उसके अकॉर्डिंग ही वो इन्फोर्सेबल होगा। कोई भी कोर्ट या कोई भी जज उसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई नहीं कर सकता, उस पर वो इंटरप्रिटेशन कर सकता है, उसके ऊपर वो रूल सारे इंटरप्रिटेशन के लगा सकता है, प्रिंसिपल सारे इंटरप्रिटेशन के लगा सकता है, लेकिन क्या वो उसको मॉडिफाई कर सकता है? नहीं, ये उसकी जुरिडिक्शन में नहीं आता, उसकी पावर में ये नहीं आता कि कोई भी कोर्ट कोई भी जज उसको मॉडिफाई कर सके, वो आपका लॉ के तहत ही मॉडिफाई होगा। ठीक है सर। However, unreasonable it may be. The duty of the court is to administer the law as it stands. मतलब कि जैसा लॉ है वैसा ही आपको उसको एडमिनिस्टर करना है, मतलब उसी तरीके से उसका पालन करना है। इट इज नॉट विद इन इट्स जुरिस्डिक्शन टू सी वेदर द लॉ इज जस्ट और अनरीजनेबल। वो उसका काम नहीं है, उसकी जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, किसके? कोर्ट के, कि वो ये देखे कि भैया लॉ जो है वो अनरीजनेबल है या जस्ट और इक्विटेबल है कि नहीं। इस टाइप की चीजों के ऊपर वो डिसीजन नहीं लेता। द असरटेनमेंट ऑफ द justification or reasonableness of law is exclusive domain of the legislature and it alone can be considered alteration or modification of the law passed by it। मतलब कि अगर उसके अंदर कोई भी दिक्कत है, कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं है, कोई भी रीजनेबलनेस नहीं है, तो कोर्ट रिकमेंड करेगा और उसके ऊपर जो लेजिस्लेशन होगा वो एक लॉ पास करेगा, उसके अंदर जो भी मॉडिफिकेशन जो भी अमेंडमेंट करने की आवश्यकता होगी वो करेगा। लेकिन कोर्ट उसको अपने हिसाब से उसकी मतलब एक तरीके से उसको मॉडिफाई खुद से नहीं कर सकता, वो उसकी जुरिस्डिक्शन का पार्ट नहीं है। Until it is altered, अब जब तक उसके अंदर बदलाव नहीं हुआ, मॉडिफिकेशन नहीं आया, अमेंडमेंट नहीं आया, द कोर्ट हैज नो चॉइस बट टू इन्फोर्स द लॉ एज इट इज। मतलब कोर्ट के पास और कोई ऑप्शन नहीं है, जैसा लॉ है उस टाइम पे उसको वैसा ही उसको इन्फोर्स करना पड़ेगा, उसके अंदर बदलाव वो कर नहीं सकता, तो ऑब्वियस सी बात है लॉ का पालन करना पड़ेगा, चाहे वो अनरीजनेबल ही क्यों ना हो। मतलब उसके अंदर एक लॉजिकल सेंस लगाते हुए, जैसे हमने पीछे एग्जांपल देखा है कि अगर रीजनेबल नहीं लग रहा तो लॉजिकल सेंस लगाते हुए वो कुछ और मतलब अपने हिसाब से लॉजिकल डिसीजन ले सकता है, लेकिन वो उसको एज अ होल अमेंडमेंट नहीं कर सकता। वो डिपेंडिंग अपॉन द केस, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन एक अपना लॉजिकल कंक्लूजन प्रोवाइड कर सकता है एज अ डिसीजन। ठीक है सर, आगे देखते हैं। एक लास्ट एरिया है इस टॉपिक का, जाके हमारा कंक्लूड हो जाएगा। क्या कह रहा है कि इंटरप्रिटेशन के प्रोसेस में कई सारे एड्स यूज किए जाते हैं। अब एड्स का बेसिकली यहाँ पे मतलब ये है कि जैसे आपने देखा यहाँ पे बात करेगा पिछले चैप्टर के और इस चैप्टर की मिक्स करके, दिस इज ऑल द प्रोसेस ऑफ इंटरप्रिटेशन। हमने देखा इंटरप्रिटेशन कोई एक मुद्दा नहीं है, एक पूरा प्रोसेस है जो कि कई लेवल पे जाके इंटरप्रेट होता है और उसके अंदर काफी सारी चीजों को आपको यूज करना पड़ता है। अब ये जो पैराग्राफ लिखा है इससे पहले मैं आपको एक चार्ट पे समझा रहा हूं, फिर इसको रीड मार के देन इसको हम खत्म कर लेंगे। क्या कह रहा है प्रोसेस ऑफ इंटरप्रिटेशन में? कहा गया कि इसको किस तरीके से देखा जा सकता है, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, दो एड्स के अंदर। नंबर 1 इज स्टैच्यूरी और नंबर 2 इज नॉन स्टैच्यूरी। स्टैच्यूरी का मतलब जैसे कि हमने देखा जनरल क्लॉजेज एक्ट या कोई और एक्ट, मतलब मुद्दा क्या है, एक्ट होना चाहिए, तो दैट इज स्टैच्यूरी इंटरप्रिटेशन। ठीक, स्टैच्यूरी एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या है कि भाई साहब अगर कोई भी इंटरप्रिटेशन के लिए आपको जरूरत होगी तो अगर स्टैच्यूरी की बात करें तो उसके अंदर आप किसको रेफर करते हो? जनरल क्लॉजेज एक्ट को, या इसके अलावा किसी और इंडिविजुअल एक्ट्स को जिसके अंदर डेफिनेशन दी गई है। जैसे कि हमने देखा था कि जहां फाइन्स की बात की गई थी तो वहां पर हमने देखा था कि भाई साहब इंडियन पेनल कोड को आप रेफर कर लेना, जनरल क्लॉजेज एक्ट ने भी उसको रेफर कर दिया आईपीसी के अंदर। ठीक है ना, तो या किसी और एक्ट के अंदर। तो कहने का मतलब क्या है कि या तो स्टैट्यूटरी अगर आपको रिफर करना है, आपको इंटरप्रेट करना है तो आप जनरल क्लॉजेज एक्ट में झांकते हो, लेकिन कई चीजें ऐसी भी होती है जो जनरल क्लॉजेज एक्ट में नहीं होती, तो उसके लिए आप किसी और इंडिविजुअल एक्ट्स को भी झांकते हो जो कि उसमें एक्सपर्टीज रखता है। ठीक है, ठीक है सर। फिर दूसरा एरिया आता है नॉन स्टैच्यूटरी का। नॉन स्टैच्यूटरी आपका हो गया ये वाला चैप्टर। ये वाले चैप्टर का मतलब क्या हुआ कि नॉन स्टैच्यूटरी तरीके से अगर आपको इंटरप्रिटेशन करनी है तो उस केस में आप क्या देखते हो? कॉमन लॉ रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। ये कोई एक्ट नहीं है, लेकिन आपको कई सारे कॉमन लॉ रूल्स बताए गए इंटरप्रिटेशन के, जो कि हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं, जो कि हमारा अगर मैं आपको दिखाऊं तो अगला ही टॉपिक है, रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन या फिर कंस्ट्रक्शन। तो ये हम पढ़ेंगे, इसके अंदर जो रूल्स देखेंगे, दिस इज द नॉन स्टैच्यूटरी फॉर्म ऑफ इंटरप्रिटेशन। ये नॉन स्टैच्यूटरी तरीका है इंटरप्रिटेशन का। और उसका अगला होता है आपके केस स्टडीज वगैरह, ये भी नॉर्मल सी बात है। तो केस लॉज रिलेटिंग टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टैट्यूट, जो पुराने केस लॉज है उसको भी रेफर करते हुए आप इंटरप्रिटेशन करते हो कि भाई साहब ऐसा केस हुआ था, ये सिचुएशन थी, उसके बेस पे डिसीजन आया था, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप इंटरप्रिटेशन में हेल्प लेते हो। ठीक है, तो स्टैच्यूटरी सिंपल सी बात है, एक्ट होना चाहिए, किसी ना किसी एक्ट के थ्रू आप रेफरेंस ले रहे हो। एक्ट आपके दो प्रकार के हैं, या तो जनरल क्लॉजेज एक्ट में कवर होगा, और अगर इसमें भी कवर नहीं है तो किसी और इंडिविजुअल एक्ट में हो सकता है जिसके अंदर कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन दी गई है, जैसे कि आपका आईपीसी हो गया या एससीआरए का एक्ट हो गया या कोई और एक्ट हो गया। नॉन स्टैच्यूटरी की बात करें तो लॉ के आपके कॉमन लॉ रूल्स हो गए जो कि इस चैप्टर के अंदर गिवन है, या फिर आपके केस लॉज हो गए जो कि आपको ऑल ओवर
हर जगह ही गिवन होते हैं। तो दिस इज द ऑल अबाउट इंटरप्रिटेशन का प्रोसेस। तो ये चीज आपको क्लियर करनी होगी। ये प्रोसेस ऑफ इंटरप्रिटेशन अलग से भी आप कोट कर सकते हो इंटरप्रिटेशन के किसी भी सवाल के अंदर। कोई भी सवाल हो उसके अंदर आप इस मैप को, इस फिगर को आप अपने शब्दों में एक्सप्लेन कर सकते हो। आपके एड ऑन बेनिफिट आपको वहां पे मिलेगा। चलिए अब इस पैराग्राफ को देख लेते हैं फटाफट से। इन दिस प्रोसेस ऑफ इंटरप्रिटेशन सेवरल एड्स आर यूज्ड। बहुत सही है। दे मे बी स्टैच्यूरी और नॉन स्टैच्यूरी। जैसे कि हमने देखा दो पार्ट थे, या तो स्टैच्यूरी होगा या फिर नॉन स्टैच्यूरी होगा। तो फॉर्मर कैटेगरी मतलब स्टैच्यूरी की बात करें, इज इलस्ट्रेटेड बाय क्या क्या है, जनरल क्लॉजेज एक्ट हो सकता है, या फिर कोई और स्पेसिफिक डेफिनेशन जो कि किसी और इंडिविजुअल एक्ट के अंदर है, तो उसको भी हम स्टैच्यूरी ही कहते हैं। एज ऑल्सो बाय सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द जनरल नेचर विच आर, जैसे कि हमने देखा था कि कंटेंट इन द इंडियन पेनल कोड एंड आर रेलेवेंट टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द पेनल इनेक्टमेंट। अगर कोई भी पेनल इनेक्टमेंट से रिलेटेड कोई भी बातें होंगी तो उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए हमने देखा था कि आपको आईपीसी को रेफर करना होता है, और उसके रूल्स के अकॉर्डिंग, उसके प्रोविजंस के अकॉर्डिंग ही आप अपने एक्ट, जो पर्टिकुलर एक्ट जिसमें आपको दिक्कत आई है, उसकी कंक्लूजन पे आप आ जाते हो। द लेटर मतलब दूसरा वाला जो आपका नॉन स्टैच्यूरी इज इलस्ट्रेटेड बाय कॉमन लॉ रूल्स, जो कि हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं, रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन इंक्लूडिंग सर्टेन प्रिजम्पशंस रिलेटिंग टू द इंटरप्रिटेशन। ये सारा हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे आगे चल के कि भाई साहब रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन क्या है, या फिर हमारे प्रिजम्पशंस क्या होते हैं जो कि इंटरप्रिटेशन में आपको ध्यान में रखने होते हैं। एंड दूसरा क्या है, ऑल्सो बाय द केस लॉज रिलेटिंग टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टैट्यूट। इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड जो भी केस लॉज है उसको भी आप रेफर करते हो, वो भी आपका नॉन स्टैच्यूटरी पार्ट है। ठीक है, चलिए तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ इंटरप्रिटेशन एंड द सेकंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्हाई वी नीड इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन, क्या जरूरत है इसकी। तो ये आपको एक शुरुआती तौर पे पता लग गया। अब आप कह सकते हो कि आपका जो नेक्स्ट एरिया है वो आपकी चैप्टर की शुरुआत करेगा, जिसके अंदर हम रूल्स को सीखेंगे कि क्या आपके रूल्स होते हैं इंटरप्रिटेशन के या कंस्ट्रक्शन की, जो कि एक्चुअली हेल्पफुल होता है, जिसके लिए चैप्टर की अपने आप में अहमियत है, अपने आप में जरूरत है। चलिए कवर करेंगे इसको नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन इतना ही, जब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।